तो चलिए शुरू करते हैं हम। पिछले 10 साल का एनालिसिस, कहां से सवाल आता है, कैसे सवाल आते हैं और क्या हमें अपने नोट्स में कुछ एडिशनल चीजें ऐड करनी है या नहीं करनी है। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anmani001 पे मिल जाएगा। ये सीरीज पूरी कंप्लीट होगी चैप्टर वाइज यूट्यूब पे, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो सबसे पहला टॉपिक बात करते हैं। हम नई एनसीईआरटी के हिसाब से किया है, व्हाट इज लिविंग मैंने लास्ट में रख दिया है ना, क्योंकि एडेड टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के सवाल की। ठीक है, अच्छा देखो भैया क्या सवाल है, पूछ रहा है। सबसे पहला सवाल कहां से आ रहा है, नोमेनक्लेचर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन पूछा है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखा है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, सही बात है, टिक लगाएंगे हम यहां पे। ठीक है, नॉट अगेंस्ट द रूल। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे चौथा पॉइंट जो लिखा है, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। क्या ये स्मॉल लेटर होता है? तो आंसर आपका ये गलत है। तो आंसर आपका हो गया क्या, जेनरिक नेम कैसा होता था, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और स्पेसिफिक एपिथेट कैसा होता था, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता था। क्या हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया, क्या हमें इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है? नहीं जी, हमसे यहां के सवाल तो बन जाएंगे। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं। करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्लोस लिनियस। अब देखो इसने लिनियस का नाम भी बता दिया। ठीक है, साइंटिस्ट नेम मिसिंग है, आई कैपिटल है और पूरा साइंटिस्ट नेम है, तो हमको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखना होता है। तो आंसर क्या हो गया, मैंजीफेरा इंडिका लेन। ठीक है, चलिए तीसरा, सेम क्वेश्चन देखो कैसे रिपीट हो रहा है, दो बार आया हुआ है। ठीक है, क्या, नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, उल्टा। ठीक है, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड। ठीक है, व्हेन नेम्स आर हैंड रिटन बाय हैंड द नेम शुड बी अंडरलाइन। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये गलत है। कौन सा लैंग्वेज होगा, इट इज इन लैटिन। अगर एनी लैंग्वेज में होगा तो हर जगह नाम बदल जाएगा, है ना। देखो सेम सवाल कैसे रिपीट करके पूछा जा रहा है, तो क्या लगता है तुमको कोई नया सवाल बन जाएगा? नहीं बनेगा, यहीं से सवाल आनी है, कहीं से और से सवाल नहीं आएगा, है ना। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे, स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वन। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, है ना, यही इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, बिल्कुल सही बात। यही बात देखो साइड सवाल आया ना, मेयर क्या है, सामने लिखा हुआ है तुम्हारा। जब एनसीईआरटी खोलोगे तो बाएं साइड लिखा हुआ है, तुम बोलोगे सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं नहीं। ठीक है, अच्छा चलो मान लो कि मुझे ये सवाल का नहीं पता आंसर, मैं ऑप्शन भी तो एलिमिनेट कर सकता हूं। बाकी मान लो मैंने गलती से छोड़ दिया, तो इन केसेस में आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या, पहला पॉइंट बोला, इन फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इट डज, करता है ना, गलत है। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर, किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। ठीक है, तो अब तो मैं ऐसे भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दूंगा ना, मेरा 2 और 3 गलत है, ये गलत हो गया, 3 गलत हो गया, है ना, 2 गलत हो गया, तो भैया आंसर तो यही हो गया ना। अगर मुझे नहीं भी आता लेट्स से, तो भी मैं ये ऑप्शन सही कर लेता। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स reproduction is synonymous to growth and definition of biological species was given by Ernest Mayr। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइन अपनी एनसीईआरटी में ऐड कर लूंगा या अपने नोट्स में ऐड कर लूंगा कि डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। आपका काम यहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक एडिशन मुझे यहां पे करना पड़ गया अपने नोट्स में, सिंपल है। इसी तरह से हम पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब भाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे सवाल आता है, हमने देखा पिछले 10 साल में हर ऑल्टरनेट साल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे सवाल आया। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं अच्छे से पढ़ूंगा। और इसके बियॉन्ड क्या सवाल आ सकता है, इसके बियॉन्ड सवाल नहीं आ सकता। तो मेरा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पूरा कंप्लीट है। ठीक है, अब आते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी पे। क्या भैया सवाल पूछा है, इन द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी विच हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनीमिलिया। ठीक है, अब देखो यहां दिक्कत क्या था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही गलत था, असेंडिंग ऑर्डर लिखा था। अगर असेंडिंग ऑर्डर लिखता था तो इट शुड बी स्पीशीज से शुरू होना चाहिए था। ठीक है, बट कोई ऑप्शन ही नहीं, सब किंगडम से स्टार्ट होता। तो हम क्या करेंगे, बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो हम मान लेंगे कि एनटीए बेवकूफ है, जो हम मानते भी हैं। ठीक है,
तो हम मान लेंगे कि एनटीए बेवकूफ है, एनटीए को नहीं आता, और हम बेस्ट प्रोबेबल ऑप्शन मार्क करेंगे। तो क्या, तो कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स वीक, तो क्या हो जाएगा, किंगडम वाले, हम डिसेंडिंग मान के चल लेंगे क्योंकि बाकी सारे डिसेंडिंग है, कोई और ऑप्शन सूट ही नहीं कर रहा, तो बी विल बी माई मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो एनटीए ऐसी गलती करेगा, हमें एनटीए को नादान समझ के उनकी गलतियों को माफ करना है और अपने नंबर इंश्योर करना है, नहीं तो मेरा कैरियर की बैंड बच जाएगी, है ना। चलिए दूसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली मुस्कीडे, पढ़ा है हमने, हाउस फ्लाई पढ़ा है ना, अभी तुरंत पढ़ा था, बाकी तो मेरे सिलेबस में ही नहीं है ना, तो यहां आ गया, ठीक है, बढ़िया। अच्छा ये भी देखो, इस पे भी सवाल आया हुआ है, देखो भैया, ठीक है, तो क्या देखा था हमने, क्या देखा था हमने, फाइलम आर्थ्रोपोडा, है ना, है ना, क्लास इंसेक्टा, ठीक है, फैमिली मुस्किडे। अब मान लो तुम कंफ्यूज भी कर गए, तुम मान लो कि यहां पे हम कंफ्यूज कर रहे हैं, सर डिप्थेरा इंसेक्टा मुझे नहीं समझ, मुझे पता है ए का 3 है, ए का 3 है, 2 ऑप्शन मेरा यहां एलिमिनेट हो गया, मुझे पता है डी का 2 है, ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। तो मैं अगर नहीं भी जानता, मैं कंफ्यूज भी कर जाता, तो भी मैं सही करके आता। मैच द फॉलोइंग की यही अच्छी बात है कि मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके चीजों को सही कर सकता हूं, मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके चीजों को सही कर सकता हूं। तो भैया मेरा ऑर्डर क्या है, डिप्थेरा, और क्लास क्या है, इंसेक्टा, क्लियर है, क्लास क्या है, इंसेक्टा, ठीक है। चलिए ये हो गया मेरा, इस पे सवाल आया हुआ था डब्बे पे, ठीक है, और बाकी पहले तुम्हारा ऑर्डर पॉलीगोनियल्स पे भी सवाल आया हुआ है, सैपिंडेल्स पे भी सवाल आया हुआ, जो मैंने तुम्हें पहले बता दिया, लास्ट 10 ईयर्स में ये नहीं आए थे, ठीक है। चलिए अब आते हैं एडेड टॉपिक, दैट इज व्हाट इज लिविंग, है ना। देखो व्हाट इज लिविंग पे भी सवाल आते थे, अब देखो कैसा सवाल आता है, यहां से घुमा के कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जा सकते हैं। तो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, क्या चीज पे, क्या चीज के, क्या ग्रोथ और मूवमेंट है, नहीं, क्या रिप्रोडक्शन है, नहीं, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिवनेस टू टच है। अब मान लो मैंने एक प्लांट को टच किया, क्या सारा प्लांट स्टिमुलाई रिस्पॉन्स शो करता है टच पे, नहीं, सिर्फ टच मी नॉट प्लांट शो करता है, तो क्या रिस्पॉन्सिवनेस टू टच हुआ, यहां पे ऑप्शन में तुम कंफ्यूज करोगे, क्या हुआ, इंटरेक्शन विथ एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। अब देखो यहां पे भी दिक्कत है, यहां पे भी दिक्कत क्या है कि इवोल्यूशन हमेशा प्रोग्रेसिव नहीं होता, टेक्निकली यहां पे ऑप्शन में गड़बड़ है, इवोल्यूशन आपका रेट्रोग्रेसिव भी हो सकता है ना। प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन क्या हुआ, इवॉल्व कर रहे हो, नहीं, वायरस का जब ग्रोथ हुआ था दैट इज रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ठीक है, बट वायरस को हम ट्रू लिविंग नहीं मानते, ठीक है। तो यहां पे दोनों ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है, मोर एप्ट ऑप्शन इज 2, मोर एप्ट ऑप्शन इज 2, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, मोर एप्ट ऑप्शन इज बी, है ना। क्यों मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टच हटाया, क्योंकि मैं प्लांट को टच करूंगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप इस बात, ठीक है। तो देखो ऐसे आपको अकड़म टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आप 50% ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो तुक्का मार देना, ठीक है। हमेशा ये थंब रूल जानना आनंद सर का, अगर आप 50% ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आप तुक्का मार देंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चल अगला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड जनरेट एनर्जी, replicate the genetic information, produce gametes, यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर मोटाबॉलिक, यूटिलाइज सोलर एनर्जी कहां से आएगा, नहीं आएगा। दो कैसे कैसे वे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। गैमीट्स भी सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करते, कुछ स्टेराइल होते हैं, ठीक है। यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, हर ऑर्गेनिजम्स एनेरोबिक भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म, तो सब ऑर्गेनिज्म तो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, है ना, एनेरोबिक भी होते हैं। तो अगर मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो सबको रेप्लिकेट करना है, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन सब में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझ में, स्मार्टली क्वेश्चन को अडेप्ट करना है, स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे सारे 10 साल के पीवाईक्यूज आए थे। पहले के जमाने के पीवाईक्यूज देखो किस स्टैंडर्ड के थे, और अभी जो लल्लू छाप पीवाईक्यू आते हैं वो आप लोगों ने देखा हुआ है। तो मेरे एफएटीज क्या हुए, मेरे एफएटीज हुए, सबसे पहला एफएटीज में जो है दैट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या मैंने अच्छे से पढ़ा उसको, जी मैंने पढ़ लिया,
जेनेरिक नेम क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है, साइंटिस्ट का नाम, रिटन, इटैलिसाइज, ठीक है। दूसरा मैंने देखा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। कहां से सवाल आ रहा है? जो मैंने आपको बताया, किंगडम, फाइलन, सीक्वेंस। दूसरा फेलिडे, कैनिडे, वैसा वाला पार्ट है ना, जहां नाम जो है, ठीक है। और तीसरा जो एनसीईआरटी टेबल है यहां से, ठीक है। और व्हाट इज लिविंग से पहले कभी सवाल आया, अगर आएगा तो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन कौन से, इससे सवाल आएगा। नॉट डिफाइनिंग एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब मान लो कि मुझे ये चैप्टर रिवाइज करना है, तो क्या इस चैप्टर को रिवाइज करने में मुझे 15 मिनट से ज्यादा लगेगा? मैंने आपके लिए एक शानदार नोट्स बनाए हैं जहां पे मैंने एक एक चीज अंडरलाइन कर दिया। इस चैप्टर को रिवाइज करने में मुझे 10 मिनट भी नहीं लगना चाहिए आइडियली, और मैं 3 दिन इसको रिवाइज करूंगा, मैं जिंदगी भर इस चैप्टर को याद रखूंगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने इसके पीवाईक्यूज और FATs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, इसका कंप्लीट कर लिया। इसका PDF तो आपको मिल ही जाएगा, प्लस ये पूरा लेक्चर आपको YouTube पे कराया जाएगा।